हेलो एवरीवन, मैं दिनेश पांडे परीक्षा मंथन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर पर बात करेंगे कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, इन सभी पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। आइए देखते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम तिथि और दिन दो चीज़ डिसाइड करते हैं। तिथि और दिन, अगर ये दोनों टर्म देखा जाए तो इनमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है तिथि। तिथि में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है? पहला आता है आपकी तारीख, उसके बाद आता है आपका महीना, और उसके बाद आता है आपका वर्ष या शताब्दी। वर्ष या शताब्दी। उसके बाद दूसरा टर्म है दिन। दिन क्या होता है? आपको पता है दिनों की संख्या होती है 7। सप्ताह के 7 दिन होते हैं जो कि सोमवार से रविवार तक होते हैं। सोमवार से रविवार तक होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर बना कब आपको पता है? कैलेंडर का जो जनक हैं उनको बोला जाता है जॉन पॉप ग्रेगरी, और हमारा जो कैलेंडर यूज होता है इसको ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्मदिन से मानी जाती है। जो हमारा कैलेंडर है, यह कैलेंडर 1 जनवरी ईस्वी 1 को इस कैलेंडर का पहला दिन था, और ये दिन था सोमवार। हमारे कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है। तो हम लोग डिटेल इस पर बात करने वाले होते हैं कि सारे टर्म हैं क्या। जैसे तिथि और दिन, तो दिन तो हमें पता चल गया कि सोमवार से रविवार। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता दें, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एक दिन बराबर होता है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि वर्ष बटे 365, वर्ष बटे 366, महीना बटे 31 या सप्ताह बटे 7, तो आपको सही कौन सा करना होगा? सप्ताह बटे 7। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तिथि में जितने टर्म हैं, इन सारे टर्म पर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी यूनिट देखते हैं कि वर्ष क्या होता है और शताब्दी क्या होती है। वर्ष क्या होता है और शताब्दी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष सीखते हैं और इसकी गणना कहाँ से आई इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो आपकी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, ये सूर्य का एक चक्कर जो लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 47.5 सेकंड में करती है। तो जब कैलेंडर का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी की एक परिक्रमण गति को एक वर्ष का नाम दिया गया। आप लोग परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जानते होंगे। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसके इस रोटेशन को बोलते हैं परिक्रमण, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो कि 24 घंटे में करती है, ये होता है परिभ्रमण। तो हम बात करते हैं परिक्रमण की। तो जो परिक्रमण काल होता है ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड का होता है। तो इस वैल्यू को लगभग मान लिया गया है 6 घंटा। इस वैल्यू को लगभग 6 घंटे के बराबर हम मान लेते हैं। तो उन्होंने इस वैल्यू को सीधे सीधे एक वर्ष का नाम दिया गया जिसका नाम था साधारण वर्ष। और इसीलिए हम कहते हैं कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होती है, जिसमें जनवरी आपकी होती है 31 दिन की, फरवरी आपका होता है आपकी 28 दिन की, और इसके बाद आपको पता है हमारे जितने भी वर्ष होते हैं उसमें जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। 28 होगी साधारण वर्ष में, 29 होगी लीप वर्ष में, और बाकी जितने भी महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। तो ये जो साधारण वर्ष है ये 365 दिन वाला होता है, और ये जो 6 घंटा है इसको 4 वर्षों तक अगर कैलकुलेट किया जाए तो हर वर्ष तो 6 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल 24 घंटा, और ये 24 घंटा बराबर होता है एक दिन के।
और इस एक दिन को चौथे वर्ष क्या किया गया, इस 365 में ऐड कर दिया गया, तो ये वैल्यू हो जाती है 366 और इस चौथे वर्ष को नाम दिया जाता है क्या, अधिवर्ष या लीप वर्ष, या लीप वर्ष। तो आपको ये समझना है कि ये जो एक दिन जोड़ा जाता है ये कहाँ जोड़ा जाता है, फरवरी महीने में, फरवरी महीने में। तो इसीलिए जो अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो आइए थोड़ा सा कुछ चीजों को समझते हैं। तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की और साधारण वर्ष में होती है 28 दिन की। अगर यहीं पर हम चर्चा कर लें कि इनको पहचानेंगे कैसे, जब हमने आपको बताया कि हर चौथे वर्ष एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, तो हर चौथे वर्ष एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, सॉरी एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा ना। तो अगर कभी भी हमें किसी वर्ष को चेक करना है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हम 4 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर वह वर्ष पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे 2016 हो गया, 2004 हो गया, 1416 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको अगर 4 के विभाज्यता का नियम पता होगा मैथ में, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर कोई संख्या इकाई और दहाई वाला अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल देखा जाए अधिवर्ष का, तो अधिवर्ष का होगा एग्जाम्पल 824। तो हम कैसे जाने, ये 24 4 से कट रहा है, इससे जान गए पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर हम बात करते हैं 716, तो 16 4 से कट रहा है, इसलिए हम जान गए कि पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं साधारण वर्ष में क्या होगा। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा ना कटे वह वर्ष कहलाता है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की और इसमें दिनों की संख्या होगी 365। इसका मतलब एग्जाम्पल अगर इसमें देखा जाए तो जैसे आपका हो गया 2011, 713, ये जितने भी वर्ष हैं, क्या इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये पूरा पूरा कटेगा? उत्तर आता है नहीं। तो मतलब ये वर्ष कैसा होगा भाई, साधारण वर्ष होगा। तो आइए थोड़ा सा कुछ और चीजें हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब कोई ईयर शुरू होता है या अंत होता है तो वहां पर सबसे बड़ी बात आती है दिन ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने आपको क्या बताया था कि अपने कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी? अपने कैलेंडर की शुरुआत हुई थी सोमवार से। टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं ना। मतलब सोमवार से शुरू होता है और रविवार को समाप्त होता है। अगर मैं 8वां दिन कहूं कि 8वां दिन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 8वां दिन तो समान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज शुरू हुआ, 7 दिन में ये सप्ताह पूरा हो गया, तो 8वां दिन फिर जो दिन शुरू हुआ था वही दिन आएगा ना। मतलब अगला वाला हफ्ता आएगा, उसका एक दिन आएगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 8वां दिन इसलिए समान होता है क्योंकि वह अगले वाले हफ्ते का पहला दिन होता है और हम काउंटिंग भी करते हैं पहले दिन से। तो अब हमको समझना है, और यही जो बचता है लास्ट वाला हफ्ता जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका जो दिन रिमाइंडर बचा हुआ है उसी को बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताओ 56 दिनों में विषम दिन क्या होगा? ऑड डेज क्या होता है? तो ऑड डेज यानी कि विषम दिन जो होता है ये बराबर होता है दिनों की संख्या में अगर 7 से भाग दिया जाए तो उससे प्राप्त शेषफल, जो शेषफल जो रिमाइंडर बचता है वही होता है आपका विषम दिन। जैसे अगर मैं बात करूं कि बताओ 50 दिन में विषम दिन कितना होगा, तो अगर मैं 50 में 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। क्योंकि 7 सते 49 होता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा?
49 होगा तो एक रिमाइंडर बच रहा है, वही जो रिमाइंडर होता है वही क्या होता है, विषम दिन। विषम दिन क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है ये जो 7 सप्ताह का 7 दिन वाला जो पेयर है ना, ये पूरा हो गया 49 तक, हर एक 7 7 7 7 पूरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो हफ्ता है ना, लास्ट वाला जो वीक है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसका केवल एक दिन पूरा होगा, और वही एक दिन जो एक्स्ट्रा जाता है, जो सप्ताह पूरा नहीं होता है, वही कहलाता है विषम दिन। तो हमारे हिसाब से आपको विषम दिन समझ में आ गया होगा। दिनों की संख्या में 7 से भाग देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही होता है विषम दिन। तो आइए हम बात करते हैं, अगर विषम दिन हमें निकालना हो सभी महीनों में, जैसे महीने आपके होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं सभी महीनों में विषम दिन बोलूं कि विषम दिन बताइए, तो आप कहेंगे कि सर जनवरी 31 दिन की होती है, तो 31 को 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 3 ना, मतलब जनवरी में विषम दिन कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा, फरवरी में अगर देखा जाए तो फरवरी या तो 28 दिन की होगी या तो 29 दिन की होगी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें विषम दिन 0 या 1 होगा। 28 दिन वाली में तो 0 बचेगा ना, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद 29 अगर होगा तो 29 को 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो आपको समझ में आ गया है कि कब फरवरी में 0 होगा, कब 1 होगा। साधारण वर्ष में 0 और लीप वर्ष में 1। उसके बाद बात आती है मार्च की। मार्च में इसी प्रकार से 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3 होगा। तो इस प्रकार से सभी महीनों में हम विषम दिन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना भाई, बोलिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मुझे वर्ष में निकालना हो, जैसे कोई साधारण वर्ष है, अगर मुझे साधारण वर्ष में निकालना हो विषम दिन, तो साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होता है ना, तो 365 में 7 से भाग देंगे तो कितना विषम दिन होगा, 1 होगा। तो हमको क्या समझ में आ गया भाई कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना प्राप्त होता है, 1। इसी प्रकार से अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं कि लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है, तो लीप वर्ष में होगा 366 दिन, और इसमें जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो शेषफल प्राप्त होता है वही होता है विषम दिन। मतलब दिनों की संख्या में 7 से भाग देनी है, जो शेषफल बचेगा वही क्या होता है, विषम दिन। और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर विषम दिन का मान 0 मिलता है या 1 मिलता है या 2 मिलता है, जो भी मिले उससे हम दिन कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको पता है अगर विषम दिन का मान 1 आएगा तो दिन होगा सोमवार, ये चीज ध्यान रखना है। 2 आएगा तो होगा मंगलवार, 3 आएगा तो होगा बुधवार, 4 आएगा तो होगा बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो होगा शुक्रवार, और 6 आएगा तो होगा शनिवार, और 0 आएगा तो होगा रविवार। ऐसा हमने क्यों बोला? आपको पता है कि अगर आपकी कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हुई है, तो अगर 8 तारीख को पूछा जाए यानी 8 जनवरी ईस्वी 1 को, तो आप कहेंगे कि सर 8 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब वो सोमवार ही होगा। अगर 0 बचता है इसका मतलब क्या है, जो आपका सोमवार से शुरू होकर के रविवार तक का जो एक ग्रुप है, एक पेयर्स है, वो पूरा हो रहा है। हमें कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जो कि अनकंप्लीट मिल रहा है, सारे वीक हमारे कंप्लीट हैं। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। भाई सप्ताह का आखिरी दिन कंप्लीट होने पर यही आएगा ना। अगर 2 बचता है तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार। इतनी बातें तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मुझे 100 वर्षों में निकालना हो, 100 वर्षों में निकालना हो तो हम कैसे लीप वर्ष निकालेंगे। 100 वर्षों में हमें अगर विषम दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा हमको ये बताओ यार, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होते हैं, 1। लीप वर्ष में विषम दिन कितना मिलता है, 2।
अब अगर मुझे 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो तुरंत आप कहेंगे कि सर अगर मैं 100 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संख्या निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा ना। अब यहां पर एक टर्म की हम बात करेंगे, उसका समय आ गया है, वो है शताब्दी। थोड़ा सा शताब्दी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शताब्दी होती क्या है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। क्या होता है भाई? 100 वर्षों का समूह। इसका मतलब क्या है कि जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या मिले? दोनों पर मिले आपको 0 0। दहाई आपकी इधर होगी, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 होना मस्ट है। जैसे मैं आपको अगर कहूं कि ये बताओ 850, मैं 4 विकल्प देना चाहता हूं, 850, दूसरा मैं दे दूं 700, तीसरा मैं दे दूं 900 और चौथा मैं दे दूं 1500। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सी शताब्दी नहीं है, तो आप तो कहेंगे कि सर ये वाला शताब्दी नहीं है, ये वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर 0 नहीं है। इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होना भाई मस्ट है, तभी वो होगा वर्ष, होगी शताब्दी, अदरवाइज होगा वर्ष। जैसे 99 तक शताब्दी क्या है? ये आपकी एक यूनिट है। आप पैसा मेजरमेंट करते हो, पैसा गिनते हो ना, तो वहां पर पैसा गिनने के केस में जब आपके पास, जैसे आप गिन रहे हो 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक जाने से पहले जब तक 999 होता है तब तक 999 ही बोलते हो ना। लेकिन जैसे ही एक और बढ़ता है तो आप इसे 1000 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से 99 तक तो हम वर्ष बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लास्ट वाला 100वां वर्ष जुड़ता है वो हो जाती है शताब्दी। तो हम यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं कि जो शताब्दी होती है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, इसको थोड़ा सा। तो शताब्दी भी भाई 2 प्रकार की होती है। शताब्दी 2 प्रकार की होती है, ये भी होती है साधारण और लीप। वास्तव में मैं जो ये साधारण और लीप की बात कर रहा हूं, ये मैं शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं। शताब्दी वर्ष क्या होता है? वही लास्ट वाला वर्ष जिसके जुड़ने पर शताब्दी पूरा हो रही है, उसी के नेचर की बात होगी। आपको पता है अगर कोई भी शताब्दी 400 से पूरा डिवाइड होगी तो वो लीप शताब्दी होगी, नहीं तो होगी साधारण शताब्दी। अगर मैं शताब्दी की बात करूं तो शताब्दी का मतलब ये 2 प्रकार की होगी। पहली होगी आपकी साधारण और दूसरी होगी आपकी लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का मतलब क्या होता है? यह 400 से पूरा कटे। जैसे 800 हो गया, 1200 हो गया, 2000 हो गया। क्या 400 में 800 में 400 से भाग दिया जाएगा तो पूरा विभाजित होगा? उत्तर आएगा हाँ। तो जो शताब्दी 400 से पूरा विभाजित होगी उसे हम बोलेंगे लीप शताब्दी, और जो 400 से पूरा विभाजित ना हो, 400 से पूरा ना कटे, जैसे 700 हो गया, 900 हो गया, 1100 हो गया, ये सभी शताब्दी तो हैं, लेकिन ऐसी शताब्दियां हैं जो कि साधारण शताब्दी है, ना कि लीप शताब्दी है। जो साधारण शताब्दी होगी उसका जो शताब्दी वर्ष होगा वो साधारण वर्ष ही होगा, मतलब उसमें 365 दिन होंगे और फरवरी होगी 28 दिन की। लेकिन जो लीप शताब्दी वर्ष होगा उसकी जो फरवरी होगी 29 दिन की होगी और उसमें दिनों की संख्या होगी 366। तो इतनी बातें फटाक से आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें 100 वर्षों में विषम दिन निकालना हो तो क्या होगा। तो 100 वर्षों में सबसे पहले हमें जानना होगा कि लीप वर्ष कितने हैं, साधारण वर्ष कितने हैं। तो आप ये जानते हैं लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। अगर वर्षों की संख्या में
लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालते हैं? लीप वर्ष की संख्या होती है वर्षों की संख्या में अगर 4 से भाग दिया जाए। आप कह सकते हैं कि अगर हमें एक वर्ष का कलेक्शन दे दिया जाए कि 14 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, 20 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो आप कहेंगे सर हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो 4 से भाग दे देंगे, जितना भागफल आएगा उतना लीप वर्ष होगा, और उस लीप वर्ष को अगर कुल वर्षों से घटा देंगे तो हमें साधारण वर्ष मिल जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि बताओ 24 वर्षों में लीप व साधारण वर्ष बताइए, तो आप कहेंगे सर 24 को भाग दे दीजिए 4 से, 6 बार जाएगा, तो यही जो होता है यही होता है लीप वर्ष। और अगर मुझे साधारण वर्ष निकालना है, साधारण वर्ष के लिए देखिए शेषफल क्या बचेगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर रिमाइंडर बचता भी है तो हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है भागफल से। जो भागफल रहेगा वही होता है लीप वर्ष की संख्या। अब अगर हमें साधारण वर्ष निकालना है तो टोटल वर्ष था 24 वर्ष। 24 वर्ष में अगर 6 लीप वर्ष हो गए तो जो बचेगा वही होगा क्या, साधारण वर्ष होगा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे ना। तो अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होंगे और 100 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होंगे। आइए बात करते हैं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए डियर, अगर हम देखें तो हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो रहा था, 96 तक ये प्रक्रिया चलेगी और 96 तक 24 लीप वर्ष आपके हो जाते हैं। लेकिन 96 के बाद जब 4 वर्ष और जुड़ेंगे, मतलब चौथा वर्ष जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा 100, और वो शताब्दी वर्ष हो रहा है। और कोई भी शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष होगा जब वो 4 से नहीं 400 से पूरा पूरा कटे। तो क्या 100 400 से पूरा पूरा कटेगा? उत्तर आएगा नहीं सर, 400 से तो 100 कटेगा ही नहीं। तो जब नहीं कटेगा तब उसकी गणना हम करेंगे साधारण वर्ष की तरह। मतलब अगर मैं कहूं तो इस 100 वर्षों में टोटल 24 होंगे लीप वर्ष और 76 होंगे साधारण वर्ष। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब उसके बाद हमको पता है एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन हम निकाले थे, 2 विषम दिन निकाले थे, याद होगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे लीप वर्ष में होता था 366 दिन। 366 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचा था ना, 7 से भाग देने पर, तो इसका मतलब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होगा कि नहीं होगा। और आपको इतना ध्यान रखना है कि विषम दिन का मान हमेशा 0 से लेकर के 6 तक ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं ना विषम दिन के लिए। तो अगर हम 7 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कभी भी 7 या 7 से अधिक नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब 0 से 6 तक ही विषम दिन आएगा। तो इसका मतलब ये तो 48 है, तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब अगर मैं साधारण वर्ष में निकालूं तो 6 विषम दिन होगा ना। क्यों? क्योंकि एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, 365। 365 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसीलिए एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब यहाँ पर होगा टोटल 76 साधारण वर्ष में हो जाएगा आपका टोटल 6 विषम दिन। 76 को आप देखेंगे तो 76 विषम दिन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा, तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होगा। तो अगर 76 को हम 7 से पुनः भाग देंगे तो हमारा जो बचेगा रिमाइंडर वो 6। विषम दिन के लिए हमेशा क्या लेना है, रिमाइंडर, शेषफल। लेकिन हमें अगर निकालना हो लीप वर्ष की संख्या तो वहां पर हम लेते हैं भागफल। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए हम बात करते हैं, तो जो टोटल हमें विषम दिन मिले 6 और 6 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मिल जाएगा 12। ये फिर 7 से अधिक हो गया तो इसको डिवाइड फिर करेंगे 7 से तो मिलेगा 5। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि 100 वर्षों में विषम दिन हमें जो मिला है वो 5 विषम दिन मिला है। कितना मिला है भाई,
5 विषम दिन। अब थोड़ा सा इस पर और डिटेल चर्चा कर लेते हैं। इतनी सारी बातें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज़ें आप लोग एक अच्छे से नोट्स बना करके प्रॉपर तरीके से इसे नोट करते हुए चलिएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा उतना सही होगा। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी बन सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सी लीप शताब्दी वर्ष है, कौन सी साधारण शताब्दी वर्ष है, इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे या कितने साधारण वर्ष होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। तो इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा और जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों को या तो नोट करते जाइए या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं। तो हमने यार 100 वर्षों में विषम दिन कितना निकाला? तो आपने कहा सर 100 वर्षों में हमने विषम दिन निकाला 5। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर 100 वर्षों में 5 विषम दिन आ गया तो बता दो 200 वर्षों में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 में 2 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 10। फिर ये 7 से अधिक हो गया है तो 7 से और फिर भाग देंगे तो बचेगा 3 विषम दिन। हमने कहा कि 300 वर्षों में निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 गुणे 3 कर दीजिए, वैल्यू आएगी 15, मतलब 1 विषम दिन होगा। क्योंकि 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। उसके बाद अब बात आती है 400 वर्षों में। तो आप कहेंगे कि सर 5 में 4 से गुणा कर दीजिए, वैल्यू आएगी 20। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है। समझना ये है कि हम लास्ट वाले को साधारण वर्ष तब तक मान रहे थे जब तक वो शताब्दी 400 से पूरा नहीं कट रही थी। लेकिन क्या 400 भी 400 से पूरा नहीं कटेगा? कटेगा। तो इसका मतलब ये जो 400 वाला शताब्दी वर्ष होगा, इसमें इसको हम लीप वर्ष बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लीप वर्ष बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 400 से 400 में पूरा भाग जाएगी और रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 400वां वर्ष है ये होगा आपका लीप वर्ष। तो इसका मतलब अभी हम लास्ट जितना भी वर्ष होता था उसको हम साधारण वर्ष मानते थे ना, मतलब उसमें विषम दिन एक ही काउंट करते थे, इस 5 में एक ही शामिल रहता था ना। लेकिन इस बार जो लास्ट वाला वर्ष है उसको जब लीप वर्ष आ रहा है तो विषम दिन 2 बचेगा ना। लेकिन इस 20 में केवल एक ही उसका जोड़ा गया है, मतलब एक बचा हुआ है। तो मतलब एक जो बचा हुआ उसको हम इस बार ऐड करेंगे तो टोटल जो विषम दिन आएगा वो आएगा 21। और 21 को पुनः अगर हम 7 से करते हैं भाग तो हमें ये रिमाइंडर मिलता है 0। क्या मिलता है? 0। और 0 होगा 400 वर्षों में विषम दिन। और यही प्रक्रिया हर बार रिपीट होगी। तो हमको समझना क्या है, 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। और यही प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि सर मतलब हर लीप शताब्दी तक विषम दिन का मान 0 होगा। मतलब क्या? 800 तक भी विषम दिन का मान क्या होगा? 0। 1200 तक भी विषम दिन का मान क्या होगा? 0। इसी प्रकार से अगर मैं 2000 तक विषम दिन निकलवाऊं तो आप कहेंगे सर 0, क्योंकि 2000 क्या है? लीप शताब्दी है। बोलिए अब यहां पर हमें दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं देखूं तो यार 100 वर्षों में 5 विषम दिन आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोमवार से सप्ताह आपका शुरू हुआ और उसके बाद पूरा हुआ रविवार को। ये सप्ताह पूरा होता चला गया, लेकिन जो लास्ट वाला सप्ताह है ना उसका केवल 5 ही दिन पूरा हुआ है, बाकी पूरा नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं यही जो लास्ट का 5वां दिन है यहीं पर 100वीं शताब्दी पूरा हो जाती है। और हम भी ये जानते हैं कि ये 5 क्या है? ये आखिरी दिन है। क्या है? आखिरी दिन। आखिरी दिन है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब किसी शताब्दी का आखिरी दिन निकालना हो तो अगर 5 आया है तो आपने बताया था कि 5 आने पर शुक्रवार होता है, मतलब किसी शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार हो सकता है, एकदम हो सकता है। 3 आया है इसका मतलब बुधवार हो सकता है, एकदम हो सकता है। 1 आया है इसका मतलब सोमवार हो सकता है, जरूर होगा। उसके बाद यहां पर इस वाली वैल्यू में आपका 0 आया है, 0 का मतलब रविवार होगा, एकदम होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर विषम दिन का मान 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार,
और इसी प्रकार से 0 होगा तो रविवार। तो हमको ये समझना, ये जो विषम दिन बच रहे हैं 400 तक जो हमने निकाला है, इसका मतलब यही तो उस सप्ताह का आखिरी सप्ताह होगा ना, जो कि पूरा नहीं हुआ है, तभी तो विषम दिन होता है ना। अगर ये आखिरी वाला सप्ताह पूरा हुआ होता तो विषम दिन 0 नहीं बचता, मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो हमको मतलब ये समझ में आ गया कि लास्ट वाले का इसका 5 दिन पूरा हुआ है। 200 वर्षों में केवल लास्ट वाले सप्ताह का 3 दिन पूरा होगा, इसमें पूरा होगा 1 दिन, लेकिन इसमें मतलब किसी लीप शताब्दी तक पूरा पेयर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए किसी शताब्दी का ये आखिरी दिन हो सकता है चारों। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, प्रथम दिन, तो प्रथम दिन के केस में आप सोचिए कि अगर ये इस शताब्दी का आखिरी दिन है तो अगले दिन से क्या होगा, दूसरी वाली शताब्दी शुरू होगी ना। तो मतलब क्या होगा, प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, ये इसका आखिरी दिन बुधवार है तो अगला क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। इसका सोमवार है, इसका मतलब मंगलवार होगा, और ये रविवार है, इसका मतलब होगा क्या, सोमवार। तो हमको ये समझना है, क्या हमको ये समझना है कि किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा हो सकता है और किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। ये निकाला कैसे गया, हमने ये विषम दिन निकाला, वहां से कैलकुलेट किया। प्रथम दिन क्या होगा कि जब ये इस शताब्दी का आखिरी दिन है, मतलब अगले दिन से अगली शताब्दी शुरू होगी, मतलब ये इस किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो हमने कैसे निकाला ये सीखना बहुत जरूरी है डियर। रीजन क्या है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में वैल्यू पूछी जाती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। फिलहाल तो आपको ये चीज, सारी चीजें पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी कर लीजिए, याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हूं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको निकाल भी सकते हैं कैसे निकाला गया है। तो आइए, हमने अभी तक 100 वर्षों में विषम दिन निकाला, 200 वर्षों में विषम दिन निकाला, 300 वर्षों में विषम दिन निकाला, सारे विषम दिन हमने निकाल लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर डेट को हमें दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एकदम निकाल सकते हैं भाई। जैसे अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं, सपोज दैट 1 जनवरी 2021, अगर मुझे इस डेट को दिन निकालना हो, इस डेट को दिन निकालना हो, 1 जनवरी 2021 को दिन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन सा दिन होगा, तो आपको हमेशा जब भी दिन निकालना हो, देखिए दिन निकालने में अब आप मास्टर बनने वाले हैं, बस बातों को ध्यान से समझना है। हमको ये जानना है कि कितना वर्ष बीता है, कितना महीना बीता है, कितना दिन बीता है। अगर ये कैलकुलेट कर ले गए तो वहां तक हम निकाल लेंगे विषम दिन, और एक बार विषम दिन निकल गया तो हमारा तुरंत दिन पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमको पता है कि 1 जनवरी 2021 को हमें निकालना है, तो इसका मतलब 2020 पूरा हो चुका है। 2020 क्या है, पूरा हो चुका है, और 2021 में केवल जनवरी चल रही है, और जनवरी का केवल 1 दिन हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमको समझना है दूसरी बात कि इस 2020 में यहां तक हमें विषम दिन निकालना। भाई देखिए, यहां पर कभी भी 2021 नहीं लिखना है, पूरा क्या हुआ है। तो आप इतना समझ लो कि जो यहां पर वर्ष चल रहा होगा, इसमें से एक घटा करके ही यहां पे लिखना है, उसी के जस्ट पहले वाला वर्ष पूरा हुआ है। ये वाला वर्ष तो अभी चल रहा है ना, और इसमें केवल जनवरी का पहला दिन ही तो बीता है ना। तो हमको ये समझना है कि 2020 में 2020 बीता है और 2021 का जनवरी का पहला दिन बीता है। तो अब हम बात करते हैं कि 2020 तक विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करिएगा आप शताब्दी में, और उसके बाद डिवाइड करिएगा वर्ष में। तो 2020 में अगर डिवाइड करेंगे तो शताब्दी इधर हो गई, वर्ष इधर हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर मिल क्या रहा है,
एक लीप शताब्दी मिल रही है, और किसी भी लीप शताब्दी तक विषम दिन का मान क्या होता है? 0 होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। किसी भी लीप शताब्दी तक विषम दिन का मान क्या होता है? 0 होता है। और अगर मुझे इस 20 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो सबसे पहले निकालना होगा क्या? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो आपको पता है इसके लिए 4 से भाग दी जाती है, तो 4 से भाग देंगे तो 5 क्या होगा? लीप वर्ष, और 15 क्या होगा? साधारण वर्ष। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी यार। अगर हमें 20 वर्ष में निकालना हो क्या? लीप वर्ष और साधारण वर्ष, तो इसका मतलब हमें उसको 4 से भाग देना है। जो भागफल जाएगा वही तो होता है लीप वर्ष, और उस लीप वर्ष को अगर टोटल वर्ष से घटा देंगे तो वही तो होता है साधारण वर्ष। अब हमको लीप वर्ष में विषम दिन नहीं पता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 5 लीप वर्ष में कितना होगा? 10 विषम दिन होगा भाई। तो अब इसको फिर 7 से हम डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी लीप वर्ष का मान 7 या 7 से अधिक नहीं आएगा। कभी विषम दिन का मान आता है क्या 7 से अधिक? तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 15 में होगा 15, और 15 का मतलब होता है 1। अब टेंशन आ रही होगी, 1 कहाँ से लिख दिए सर? अरे आप सोचो, अगर 15 को 7 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसलिए हो गया 1। अब टोटल जो विषम दिन मिला, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मिलेगा 4। मतलब 2020 तक जो विषम दिन मिला है वो है 4, और एक दिन यहाँ का है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। और कैलेंडर तुरंत निकालो और चेक करो कि ये जो 2021 है इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई थी या नहीं। तो उत्तर आएगा यस। चेक कर लेना भाई, समझ गए? तो आपको ध्यान क्या देना है कि कितना वर्ष बीता है, कितना महीना बीता है, कितना दिन बीता है, ये लिख लेना है। उसके बाद इधर वर्ष को शताब्दी और वर्ष में डिवाइड कर लेना है, और सारे स्टेप वही फॉलो करते हुए विषम दिन निकालना है, और यही विषम दिन बताएगा कि कौन सा दिन होगा। आइए हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कि अपना देश किस दिन आज़ाद हुआ था, या अपने देश में संविधान किस दिन लागू हुआ था। ये दोनों प्रश्न हम लोग देखते हैं, दोनों तिथियों का हम लोग दिन कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई भी स्टेप आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज जरूर करिएगा, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। कौन सी वैल्यू क्यों लिखी गई है, किस लिए लिखी गई है, ये समझने में बाद में आसानी होती है। आइए देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपना देश किस दिन आज़ाद हुआ था। तो आपको पता है यार, आप स्वतंत्र कब हुए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि यार हम लोग तो हरदम स्वतंत्र हैं, हम लोग कब जकड़े गए थे। तो भाई स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि अपना देश आज़ाद कब हुआ था। हमको पता है कि हम लोगों के जन्म से करीब 45 से 50 वर्ष पहले ही अपना देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन वो ऐसा दिन था जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है और हमेशा यादगार वाला दिन है। तो आपको पता होगा कि अपने देश की स्वतंत्रता जो मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और हमें ये जानना है कि वह खूबसूरत दिन कौन सा था। हम ये निकालना चाहते हैं कि जिस दिन अपना देश भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो दिन निकालने के लिए हमें इस तिथि तक विषम दिन निकालना जरूरी है भाई। विषम दिन निकालने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले करेंगे कि हमें कितना वर्ष बीता है। तो कितना वर्ष बीता है यार, आप बता दो जरा। तो आप कहेंगे कि 1947 बीता है। नहीं, 1947 चल रहा है, बीता है 1946। 1947 में क्या क्या हुआ है? जनवरी बीती 1947 की, फरवरी बीती है, मार्च बीता है, अप्रैल बीता है, मई बीती है, जून बीता है, जुलाई बीता है, अगस्त का केवल 15 दिन बीता है भाई।
हमें इस डेट तक टोटल लिखना क्या है, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन, लिख लिए भाई। अब उसके बाद क्या करना है, यहां तक हमें विषम दिन निकालना है। तो सबसे पहले 1946 तक विषम दिन निकाल लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपको इसे डिवाइड करना है शताब्दी और वर्ष में। डिवाइड हो गया, आपको पता है 1900 तक शताब्दी हो जाएगी। अगर आपको शताब्दी डिवाइड करने में दिक्कत हो तो आप क्या किया करिए, इकाई और दहाई को छोड़ करके जो इधर का अंक हो उसको लिख करके बाकी इकाई दहाई के स्थान पे 00 लिख दिया करिए और इकाई दहाई वाला अंक सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया करिए। तो ये डिवाइड हो जाएगा शताब्दी और वर्ष में। ये उनको बता रहा हूँ जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, समझ गए भाई। तो इस चीज़ को यार ध्यान से समझिएगा। अब 1900 वर्षों में हमें पहले विषम दिन निकालना है। बात आती है सर कैसे निकलेगा। देखो डियर, हमने अभी आपको क्या बताया था, 100 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, और लास्ट में हमने कहा था कि हर एक शताब्दी तक विषम दिन का मान 0 मिलेगा। ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है ना, तो हमें इसके तुरंत पहले ऐसा शताब्दी वर्ष लाना है जो इसके तुरंत पहले हो। तो आपको पता है इसके तुरंत पहले 1600 मिलता है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां तक विषम दिन का मान 0 हो जाएगा। अब बचा कितना वर्ष, 300 वर्ष बचा है ना, और हम अभी निकाल चुके हैं कि 300 वर्षों में विषम दिन 1 मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, तो 300 वर्षों में विषम दिन कितना मिलेगा, 1। अब हम 46 वर्षों में देखते हैं। तो 46 में सबसे पहले निकालेंगे कि कितना साधारण वर्ष होगा और कितना लीप वर्ष होगा। तो अगर देखा जाए तो 11 होगा लीप वर्ष। कैसे आया, 46 को 4 से भाग देंगे तो भागफल जो होगा वो होगा 11। अब बचा कितना, 35। 35 हो जाएगा साधारण वर्ष, क्योंकि अगर 11 को हम 46 से घटाएंगे तो वैल्यू मिलेगी 35। ये हो जाएगा साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 लीप वर्ष में कितना होगा, 22 विषम दिन। और 22 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 35 साधारण वर्ष में 35 विषम दिन होगा, और इसको 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। यानी हमको टोटल 2 मिला इधर से। यानी 1946 में हम टोटल कह सकते हैं कि विषम दिन कितना मिल गया, 2। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 2। तो 1946 तक विषम दिन हम कितना कैलकुलेट किए, 2। एक बार इस स्टेप को फिर समझेंगे। 1946 है, इसको शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे, फिर वर्ष में। शताब्दी में हम जस्ट पहले ऐसी शताब्दी लेंगे जो लीप हो। रीजन क्या है, यहाँ तक विषम दिन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जितना बचेगा, अगर मान लो ये 1800 होता ना तो यहाँ पे 200 होता, तब विषम दिन 200 वर्षों में हमने 3 लिखवाया था, 3 लिखवाया था ना, तो 3 हो जाता। 100 बचता, मान लो कि ये हो जाता आपका 1700, तो आपका 5 विषम दिन हो जाता। तो इसलिए ऐसा करते हैं। अब उसके बाद इधर देखो, जितना वर्ष होगा इसको लीप और साधारण में कन्वर्ट करना है और विषम दिन काउंट कर लेना। अब आते हैं महीनों में विषम दिन निकालते हैं। तो जनवरी में 3 विषम दिन होगा, अभी निकलवाया था मैंने। अच्छा, फरवरी में देखो कैसे लेना है। हमें ये देखना है कि जो वर्ष चल रहा है, ये वर्ष कौन सा चल रहा है, 1947 ना। तो 1947 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 4 से पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, और जब 4 से नहीं कटेगा तो कहाँ से होगा, ये जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, साधारण वर्ष। तो मतलब फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, और 28 दिन की होगी मतलब विषम दिन कितना होगा, 0 होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अगर आप लोग बुरा न माने तो इस 15 को मैं 1 लिख दूं। पूछोगे कैसे, तो यार 15 को 7 से भाग दे के देख लो, 1 बचेगा, शेष फल बचेगा ना। तो वही तो होता है विषम दिन ना, तो 1 लिख देते हैं। अब हमको समझना क्या है कि अगर मैं इस टोटल विषम दिन को जोड़ूं और 7 से भाग दूं तो जो आएगा वही तो दिन होगा ना यार। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि सर अगर 7 से भाग दिया जा रहा है तो क्यों ना 7 का पेयर्स बना के काट दिया जाए, बात तो वही होगी। तो एकदम सही बात है। तो आइए देखते हैं। तो यार 2, 2, 4, 3, 7, ये टोटल जोड़ने पर 7 आएगा, तो यहीं पे काट देते हैं। भाग क्या देंगे, फिर देखो 3,
3 6 और एक यहाँ पर टोटल हो गया 7, तो इसको भी काट देंगे और बचा टोटल कितना 3 और 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो भाई अपना देश किस दिन आज़ाद हुआ था? शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। तो इसी बात पे एक बार जय हिंद का नारा लग जाना चाहिए कि भाई शुक्रवार को क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। समझ गए ना? अब उसके बाद इस पूरी प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए कई बार हम गलती कहाँ कर देते हैं, फरवरी में विषम दिन लेना भूल जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें लिखना है वो वर्ष जो पूरा हो चुका है, या तो फिर जो यहाँ पर वर्ष दिया गया हो उससे एक घटा करके लेते हैं। ठीक है भाई, फिर इसको शताब्दी में और वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस वैल्यू को नीचे अपना देखेंगे और फाइनली हम विषम दिन कैलकुलेट करेंगे और मिल जाएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने देश में संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो आपको पता है अपना देश जिस दिन गणतंत्र बना था वो तिथि थी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। और हमारा जो भारत देश है उस दिन एक गणतंत्र देश बन गया था। तो आइए इस गणतंत्र वाली तारीख को हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका 26 जनवरी 1950। हमें ये जानना है कि ये दिन कौन सा था, ये दिन कौन सा था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कितना वर्ष बीता है, मतलब 1949 बीत गया है, 1950 चल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1949 जनवरी में केवल 26 दिन हुए हैं भाई, 1950 वाले में। अब 1949 में करेंगे तो इधर होगा 1900, इधर होगा 49। कैसे हुआ है इसको हम पीछे समझ चुके हैं। 1900 तक विषम दिन सीधे सीधे हम लिख देते हैं 1। क्यों? क्योंकि 1900 को डिवाइड करेंगे 1600 और 300, 300 में विषम दिन निकलवाया था मैंने 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे 49 में, तो 49 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 12। 12 होगा लीप वर्ष। बाकी इसको घटा देंगे तो ये होगा 9 में से 2 जाएगा 7, उसके बाद बच जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 37 हो जाएगा कितना साधारण वर्ष। तो 12 एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 12 लीप वर्ष में 24 विषम दिन, और 24 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना 3 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑड डेज हमें कितना मिला 3, और 37 को अगर हम भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, बचेगा कितना 2 बचेगा। तो यार अगर ध्यान से देखो, क्या 3 2 5 1 6, यानी हम कह सकते हैं कि सर यहाँ तक जो हमें विषम दिन मिलेगा वो मिलेगा कितना 3 धन 2 धन 1, मतलब 6 मिलेगा। कहाँ तक? 1949 तक। अगर 26 दिन इधर का एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 26 को अगर 7 से आप भाग देंगे तो विषम दिन निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5 मिलेगा, क्योंकि 7 × 21 होता है तो 5 ही रिमाइंडर जाएगा ना। तो अब इधर 6 बचा है, इधर 5, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो मिलेगा 11 और ये मिलेगा 4। फाइनली हमें इस डेट तक कितना मिल गया भाई? 4 मिल गया। 4 मिल गया। और 4 का मतलब हम कौन सा दिन बताए थे बंधु? तो आप कहेंगे कि सर 1 विषम दिन आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, और 4 आएगा तो बृहस्पतिवार। मतलब अपने देश में जो संविधान लागू हुआ था वो किस दिन लागू हुआ था? तो आप कहेंगे कि सर बृहस्पतिवार को लागू हुआ था। तो इस चीज़ को पूरा स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग दिन निकालना सीख गए होंगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की। देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि सर सबसे पहली चीज हमें ये जानना है
कि कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न का मतलब यार क्या होता है, जैसे पूछा जाता आज के 4 दिन पहले बुधवार था, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 10 दिन बाद ये दिन था तो 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा समझना है कि अगर कहीं पर बाद के केस में देखो, आपको 2 चीज़ जानना है। अगर कहीं पर के बाद शब्द यूज होता है तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 4 मार्च को सोमवार है किसी भी वर्ष में, तो उसी वर्ष 6 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 6 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो अगर किसी भी डेट को दिन दिया जाए, दूसरी डेट का दिन पूछा जाए, तो इस केस में हमको करना क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों डेट के बीच का दिन हमें ज्ञात करना होता है। तो यार मार्च कितने दिन का होता है, टोटल 31 ना। 31 में से अगर 4 घटाएंगे तो मार्च में कितना दिन शेष बचा है, तो आप कहेंगे सर 27 दिन टोटल मार्च में बचा है। 27 दिन मार्च में बचा है और अप्रैल का हो गया आपका 6 दिन। मतलब इन दोनों डेट के बीच टोटल हमें मिल जाएगा कितना, इतना दिन मिलेगा। तो 27 में 7 से भाग दे दो यार, 6 बच जाएगा। और इसमें आपका 6 यहाँ पर है और 6 को जोड़ेंगे तो वैल्यू होगी 12 और 12 का मतलब होगा 5। तो आपको ये ध्यान देना है, जब कभी भी आपको एक डेट दी जाए और दूसरी डेट पूछी जाए, तो उस केस में आपको उन दोनों डेट के बीच का दिन निकालना है और उससे विषम दिन निकालना है। अगर पहले वाली डेट है, बाद वाली डेट का निकालना हो तो विषम दिन जोड़ना है। जैसे यहाँ पर अगर हमें करना हो तो रिमाइंडर हमारा 5 बचा है, तो सोमवार में 5 जोड़ देंगे, सोमवार में 5 जोड़ देंगे। तो ये या तो 5 जोड़ दीजिए या तो 2 घटा दीजिए, बात वही होती है। जैसे 5 जोड़ेंगे तो आपका होगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या आएगा, शनिवार होगा इस डेट को। अगर 2 आप घटाएंगे तो भी शनिवार होगा। घटाइए, सोमवार से 2 घटाइए तो हो जाएगा रविवार और शनिवार, होगा भाई ना। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें दूसरी बात, इतना नोट हो गया होगा। इन छोटे छोटे जितने भी प्रश्न होते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपको जितने भी छोटे प्रश्न होंगे, इसको बस इतना ध्यान रखना है कि जब 2 डेट के बारे में हमें दिन निकालने के लिए कहा जाए, तो अगर आगे वाली डेट दी गई है, पीछे वाली डेट है, निकालना है दिन, तो विषम दिन घटाया जाता है। और अगर पहले जो डेट दी गई है जिसका दिन बताया गया है उसके बाद वाले का दिन निकालना है तो विषम दिन जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, रिपीट कैलेंडर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, रिपीट कैलेंडर से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनको लगता है कि हम सही उत्तर दिए हैं, लेकिन जब चेक करते हैं तो हमारा उत्तर गलत होता है। दिक्कतें कहाँ से होती हैं, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।